हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज के सेशन को। हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 24 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। एक एक क्वेश्चन, एक एक करंट अफेयर, एक एक फैक्ट जो यहां पर मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन फैक्ट से पूछे जा रहे हैं, डिटेल से पूछे जा रहे हैं, तो डिटेल को भी नोट कीजिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट डेली करंट अफेयर का आपको मिल जाएगा क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर। तो चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को, क्रेजी जी के ट्रिक को। तब तक हम चलते हैं हमारे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। देखिए, बुक से क्वेश्चन है, ये पूछी जा सकती है। मोर फ्रॉम लेस फॉर मोर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मोर फ्रॉम लेस फॉर मोर इस बुक को लिखा है डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर ने। अभी इस बुक को लॉन्च किया गया। यहां पर डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको तीनों पद्म अवार्ड दिए जा चुके हैं। एक और व्यक्ति के साथ मिलकर इन्होंने इस बुक को लिखा है जिनका नाम है सुशील बोर्डे। अब पहले हम बात कर लेते हैं कि बुक किसके बारे में। तो जो बुक है ना, वो इंक्लूसिव इनोवेशन की बात करती है। इंक्लूसिव इनोवेशन मतलब समावेशी नवाचार। होता क्या है इसको समझिए। देखिए, क्या होता है, जो रिसोर्सेस है, जो संसाधन है, उनका इस तरीके से यूज किया जाना चाहिए कि एक बेस्ट प्रोडक्ट या हाई क्वालिटी सॉल्यूशन निकल के आए। बेस्ट प्रोडक्ट निकल के आए किसमें? कम से कम रिसोर्सेस में, ताकि आने वाली जो जनरेशन है उनके पास भी रिसोर्सेस अवेलेबल हो आगे डेवलपमेंट के लिए। तो इसे कहा जाता है इंक्लूसिव इनोवेशन। यहां पर जो अवधारणा होती है ना, किसी इंडिविजुअल के प्रॉफिट की नहीं होती, बल्कि पूरी सोसाइटी के प्रॉफिट की यहां पर बात की जाती है। पूरे एक समाज के डेवलपमेंट की, पूरे समाज के लाभ की यहां पर बात की जाती है। इसे कहा जाता है इंक्लूसिव इनोवेशन। कम रिसोर्सेस में बेस्ट प्रोडक्ट या हाई क्वालिटी सॉल्यूशन निकल कर आना चाहिए। तो इस बुक को लिखा गया है, ये बुक है मोर फ्रॉम लेस फॉर मोर, ठीक है ना। इनोवेशंस होली ग्रिल इस किताब का पूरा नाम है। डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर की यहां पर हम बात कर सकते हैं। तो ये गोवा से आते हैं, बहुत ही फेमस व्यक्ति है। इंडियन केमिकल इंजीनियर रहे हैं। काफी अलग अलग पोस्ट को इन्होंने इंडिया में संभाला है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन की बेस्ट पोस्ट को इन्होंने संभाला है। जैसे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल के रूप में ये काम कर चुके हैं। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने काम किया है। तो रघुनाथ जी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ना। गोवा से आते हैं, केमिकल इंजीनियर हैं, और इन्होंने ही इंपॉर्टेंटली इस बुक को लिखा है। अब देखिए, इन्हें पद्मश्री दिया जा चुका है 1991 में। पद्म भूषण सन 2000 में दिया गया था, और पद्म विभूषण 2014 में दिया गया था। तो मेन व्यक्ति तो ये हो गए रघुनाथ माशेलकर। इनके साथ सेकंड है सुशील बोर्डे, ये महाराष्ट्र से आते हैं, है ना। ऑथर है, सह ऑथर हैं, इनके साथ इन्होंने इस बुक को लिखा है। संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक सम्मेलन के कॉप 11 का आयोजन कहां किया गया है? यहां पर देखिए, ये एक कॉन्फ्रेंस है कॉप 11, लेकिन याद रखिएगा कॉप की भी अलग अलग बैठक होती है। अब वो किसका कॉप का सम्मेलन है ये हमको देखना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशन का सम्मेलन है, या किसी और का है, या फिर किस मुद्दे पर है ये समझना पड़ेगा। यहां पर देखिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, इसका कॉप की बैठक है 11th कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। किसका? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। इसकी समिट या कॉन्फ्रेंस कॉप 11 के नाम से हाल ही में आयोजित की गई कतर के दोहा में। और नाम से समझ में आ जाएगा कि इस कॉन्फ्रेंस पर करप्शन को लेकर चर्चा की गई होगी। करप्शन को कैसे कम किया जा सकता है ना। जो क्रॉस बॉर्डर करप्शन है उसे कैसे रोका जाए। जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दे हैं पूरे वर्ल्ड में, है ना, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज है इनसे फाइट कर रही है, तो इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे रोका जाए, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई है। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन की 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसे कॉप 11 कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस का आयोजन 15 से लेकर 19 दिसंबर तक किया गया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब ये 170 देशों के 2500 डेलीगेट्स ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। वैसे कॉन्फ्रेंस की थीम नहीं पूछी जाती है, फिर भी शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी ये रखी गई थी थीम 2025 में कॉप 11 की, करप्शन पर। शेपिंग
टुमारोस इंटीग्रिटी। अब देखिए, अगर हम यहां पर कॉप की बैठक की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, करप्शन पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है। सबसे पहली बार इसका आयोजन किया गया था 2006 में। 2006 में ये जॉर्डन में आयोजित की गई थी, डेड सी में, जॉर्डन का एरिया है। और 10th सीजन 2023 में आयोजित किया गया था यूएसए के जॉर्जिया में। अब यहां पर 11th है, जिसे कहा जाता है कॉप 11, इसकी बैठक का आयोजन किया गया है कहां पर, तो यह आयोजित की गई है कतर के दोहा में। कहां पर है हमारा आंसर, यहां पर मेंशन नहीं है क्या, ठीक है, उधर देख लेते हैं। तो कतर दोहा में यह आयोजित की गई है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये जो ट्रीटी है इसकी बात कर ले, जो करप्शन पर पहले साइन की जा चुकी है, जिसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल ट्रीटी है, उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं, ट्रीटी का भी यही उद्देश्य है, क्रॉस बॉर्डर करप्शन को खत्म करना, पावर के गलत यूज को खत्म करना, जो प्राइवेट सेक्टर में करप्शन है उसको खत्म करना, मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करना और देशों को विकास की ओर लेकर जाना। यह संस्था का मुख्य कार्य है। कानूनी रूप से बाध्यकारी एक ट्रीटी है। यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में कानूनी रूप से इसे फॉलो किया जाना जरूरी है, अदरवाइज लीगल कार्रवाई हो सकती है किसी भी देश पर। इसे साइन किया गया था 2003 में, लेकिन फाइनली इसे लागू किया गया 14 दिसंबर 2005 को। 192 पार्टीज जो कंट्री है यूनाइटेड नेशन की, वो इस ट्रीटी को फॉलो करती है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? क्या है ये? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। इसके विकास के लिए इंडिया ने समझौता किया है नीदरलैंड के साथ में। होगा क्या इसमें? इसमें होगा ये कि मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, म्यूजियम बनाए जाएंगे और इनको लोगों के बीच में प्रमोट किया जाएगा, है ना, ताकि विरासत को आगे बढ़ाया जा सके। तो इंडिया ने नीदरलैंड के साथ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को डेवलप करने के लिए एग्रीमेंट किया है। दोनों देश मिलकर डेवलप करेंगे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को, दोनों देशों में। इसके अलावा इसे बनाने के लिए दोनों देश आपस में नॉलेज शेयर करेंगे, जो एक्सपेंसेस होंगे उनको शेयर किया जाएगा, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस होगी उनको शेयर किया जाएगा। दोनों देशों के पास जो भी नॉलेज है आपस में, अगर बनाने के लिए फंडिंग को शेयर करना पड़े तो वो भी किया जाएगा। और इसी के तहत दोनों देश एग्जीबिशन लगाएंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम का भी शुभारंभ करने वाले हैं एक दूसरे के साथ मिलकर, ताकि दोनों देशों में मिलकर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को शुरू किया जा सके। ही क्या, इसको समझना पड़ेगा कि ये कॉम्प्लेक्स क्या है। देखिए, टूरिज्म कॉम्प्लेक्स के रूप में ये काम करेगा, जो ऐसे जो भी प्लेस है जो कि मैरीटाइम हेरिटेज, समुद्री मार्गों से जुड़े हुए हैं, समुद्री मार्गों पर कभी ट्रेड के लिए अगर किसी प्लेस को यूज किया जाता था दोनों देशों में, है ना, पास्ट में, हिस्ट्री में, तो ऐसे जो प्लेस है उनको डेवलप किया जाएगा, उनको म्यूजियम बनाया जाएगा, लोगों के लिए ये वर्ल्ड क्लास म्यूजियम बनेंगे। देखिए, 4500 से 5000 साल पुरानी मैरीटाइम हेरिटेज को दिखाया जाएगा कि भाई समुद्री जो विरासत है, जो ट्रेड के मार्ग होते थे समुद्र के, वो कहां कहां कैसी जगह होते थे, कैसे होते थे। अब फॉर एग्जाम्पल अभी जो पहला बनेगा ना, वो भारत में बनेगा, गुजरात में लोथल। नाम सुना है लोथल का? गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का प्लेस है लोथल। ये कभी ट्रेड के लिए यूज किया जाता था दूसरे देशों के साथ में। तो इसके लिए वैसे पहले से ही म्यूजियम बनाने के लिए 4 मार्च 2019 को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया जा चुका है। 3500 करोड़ से लेकर 4500 करोड़ रुपए की इसकी लागत आएगी पूरा लोथल को म्यूजियम बनाने में, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज इस काम को देख रहा है। होगा क्या? देखिए, लोथल को क्यों चुना गया? पहली चीज तो ये, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन का एक प्लेस है, तो कितने साल पुराना हो गया? ऑलमोस्ट आज से देखिए तो लगभग 5000 साल पुराना प्लेस है। और इसके अलावा ये कनेक्ट करता है किस किस को? जितनी भी सिविलाइजेशन है जो कि खाड़ी देशों में हमको देखने को मिलती है, जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट सभ्यता, इनको कनेक्ट करता था। और ये एक ट्रेड रूट के रूप में यूज किया जाता था गुजरात के लोथल को। समुद्री मार्ग यहां से जाते थे, यहां से सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था मेसोपोटामिया, इजिप्ट जैसी सभ्यता में। तो
इसीलिए पहला जो प्लेस चुना गया है डेवलपमेंट के लिए, कॉम्प्लेक्स या म्यूजियम के लिए, यह है लॉथल। दुनिया का सबसे पहला मैन मेड डॉकयार्ड माना जाता है इसे, एक पोर्ट के रूप में ये काम करता था। तो इंपॉर्टेंट है, 1957 में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने इस प्लेस को खोजा था, इसका खनन किया था। नीदरलैंड के साथ अब हमारी ट्रीटी हुई है। नीदरलैंड यूरोपीय देश है और इसकी कैपिटल है अम्स्टर्डम, याद रहेगा। ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं, वैसे तो आपको पता है ईयर एंड सेल आपके लिए चल रही है क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर। सभी कोर्सेस वैसे तो आपके लिए अभी काफी अफोर्डेबल प्राइस में हैं, लेकिन यहां पर स्पेशली आप इंडियन ज्योग्राफी को ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी क्योंकि आपको पता है, देखिए जो वनडे एग्जाम होती है ना, जैसे एसएससी के एग्जाम में, तो जीएस के पोर्शन में जो स्पेशली पूछा जाता है ना, ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी का आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और टॉपिक वाइज आपको क्विज भी मिल जाएगी। तो काफी अफोर्डेबल प्राइस में ये भी आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा इंडियन प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये भी आपको मिल जाएगा। दोनों की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप काफी नॉमिनल चार्जेस में इन्हें अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, ईयर एंड ऑफर चल रहा है, तो काफी कोर्सेस आपको वहां पर अभी अफोर्डेबल प्राइस में ही मिलेंगे। और कोई भी आपकी क्वेरी है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, भारत में हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल कंज्यूमर राइट डे। यह डे हर साल मनाया जाता है इंडिया में 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर, नेशनल कंज्यूमर राइट डे। कंज्यूमर राइट को प्रोटेक्ट करना, लोगों को इनके प्रति अवेयर करना या कंज्यूमर को बताना कि उनके राइट्स क्या हैं, इनके प्रति कंज्यूमर या लोगों को, नागरिकों को अवेयर करना, यह उद्देश्य है नेशनल कंज्यूमर राइट डे को मनाए जाने का। 24 दिसंबर को यह मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इसी दिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को लागू किया गया था। इंडिया में कंज्यूमर के, उपभोक्ताओं के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए यह सबसे पहला एक्ट था इंडिया में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आगे चलकर इसे रिप्लेस भी किया गया था, जिसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया था और 2019 के एक्ट से 1986 का एक्ट रिप्लेस किया गया। लेकिन फिर भी जो पहला एक्ट लागू हुआ था कंज्यूमर के अधिकारों के लिए, 24 दिसंबर 1986 वाला, तो इसी दिन नेशनल कंज्यूमर राइट डे भी मनाया जाता है। ठीक है, 2025 में एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस, यह थीम रखी गई है नेशनल कंज्यूमर राइट डे की। ओके, जो नया वाला है वो 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया था। 2019 का एक्ट था, पास किया गया, 2020 में लागू किया गया। कंज्यूमर के अधिकारों को यह प्रोटेक्ट करता है। जो नया एक्ट है ना, उसके तहत ही सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई थी। ये जो अथॉरिटी है ना, भारत में कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, इनके मामलों को सुनती है। और फिर ई कॉमर्स के लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020 बनाए गए थे इसी एक्ट के तहत। तो अभी जो हमारे लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जो एक्ट कार्यरत है ना, वो 2019 का है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जा सकता है। तो नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पता चल गया 24 दिसंबर। एक और इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे भी मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 15 मार्च को। ओके, 2025 में अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, यह थीम रखी गई थी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की, यह 15 मार्च को। योजनाओं को ट्रैक करने के लिए दर्पण 2.0 प्लेटफॉर्म कहां पर लॉन्च किया जाएगा? तो दिल्ली, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली, यहां पर दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो दर्पण 2.0 प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेगी। अच्छा, उद्देश्य क्या है पता है? जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे नेशनल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, उन सभी को ट्रैक करना, उनमें ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी को तय किया जा सके। सभी जो बॉडी है दिल्ली में, जो भी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के, उनमें अकाउंटेबिलिटी तय हो, उनकी जिम्मेदारी और दायित्व तय हो, वो निभा पाए और ई गवर्नेंस को भी इसके साथ बढ़ावा दिया जा सके। तो इसीलिए दर्पण 2.0 स्कीम को दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है। वैसे इसके पहले दर्पण स्कीम को अनाउंस किया जा चुका है 2017 में।
इसी का अपडेटेड वर्जन होगा दर्पण 2.0। ओके, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत कार्य करती। तो इसी ने दर्पण 2.0 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। देखिए होगा क्या कि डिपार्टमेंट वाइज जो उनकी परफॉर्मेंस है उनको इंडिकेटर के थ्रू देखा जा सकेगा, कौन से डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, एनालिसिस किया जा सकेगा सभी डिपार्टमेंट के काम को। इसके अलावा ट्रैक किया जा सकेगा सभी स्कीम्स को। तो लोगों तक पहुंच पा रही है कि नहीं, दिल्ली के डिपार्टमेंट जो हैं गवर्नमेंट के, उनसे तो कोई चूक नहीं हो रही है ना, लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए सही तरीके से। तो प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म लाया गया है दर्पण 2.0। दिल्ली गवर्नमेंट अब इसको लॉन्च करने वाली है। चर्चित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आईयूसीएन की रेड लिस्ट में क्या दर्जा है? अच्छा, पहली चीज तो ये हो जाती है कि रेड डेटा लिस्ट कौन जारी करता है? तो आईयूसीएन इस लिस्ट को जारी करता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। यह है आईयूसीएन। रेड डेटा लिस्ट जारी करता है जिसमें संकटग्रस्त जो प्रजातियां है ना, एनिमल की, प्लांट की, स्पीशीज, उनके बारे में उल्लेख रहता है। तो एक्चुअल में आईयूसीएन में 9 कैटेगरी होती है मोटे तौर पर, अलग अलग, है ना। इनमें से जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अति संकटग्रस्त कैटेगरी में शामिल किया गया है। ये थर्ड लास्ट कैटेगरी आप इसको मान सकते हैं। मतलब अति संकटग्रस्त, जिनको प्रोटेक्ट किया जाना बहुत ज्यादा, मतलब इमीडिएट प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, नहीं तो खत्म हो जाएगी। सही है, अति संकटग्रस्त ने तो भाई प्रोटेक्शन के लिए काम शुरू कर दो जितना जल्दी हो सके। इसके बाद एक नीचे वाली कैटेगरी आती है जिसमें होती है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब जंगलों में जो खत्म हो चुकी है, कुछ एरियाज में खत्म हो चुकी है पर बनी हुई है अभी, तो वो। और फिर सबसे एंड में आती है एक्सटिंक्ट, जिसे कहा जाता है लुप्त, विलुप्त प्रजाति। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स विलुप्त हो चुके हैं, तो फिर वो सबसे आखिरी कैटेगरी है ना। तो ये लास्ट थर्ड कैटेगरी आप इसको मान सकते हैं। अभी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो पक्षी की प्रजाति, ये हर जगह मिल जाती है, लेकिन फिर भी अति संकटग्रस्त है। अभी हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं? बात आती है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हम अभी क्यों बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कंजर्वेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दी। एक्चुअल में गुजरात और राजस्थान में 14,753 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए प्रायोरिटी एरिया सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया। मतलब इस एरिया में अब हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है विंड जो टरबाइन से वो 2 मेगावाट से नहीं लगाए जा सकते, और 2 मेगावाट से बड़े सोलर प्लांट को भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये खतरे में आती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। एक व्यक्ति है M.K. रंजीत सिंह, है ना, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। ये एक समाज सेवा के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं रंजीत सिंह। तो ये चले गए थे सुप्रीम कोर्ट PIL लेकर कि भैया गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड खत्म होते जा रहे हैं, वहां पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की स्कीम्स चल रही है उसके कारण। तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि बात तो सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब ऑर्डर दिया है कि गुजरात और राजस्थान में 99,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को प्रायोरिटी एरिया घोषित किया। यह 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया था, और इसके लिए एक कमेटी बना दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए एरिया डिसाइड कर दिया कि ये प्रायोरिटी एरिया है, और एक कमेटी बना दी कि भैया कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपे सुप्रीम कोर्ट को। अब जब ये घोषित किया गया, एक्चुअल में देखिए राजस्थान और गुजरात में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तहत ये काम किया जा रहा है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो इसका काम भी रुक गया जब 2021 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। अब 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोला है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का एरिया, इसको मत छेड़ो। तो अब पूरी तरीके से ये काम बंद हो जाएगा इन एरियाज में। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के 14,013 स्क्वायर किलोमीटर और गुजरात के 740 स्क्वायर किलोमीटर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए प्रायोरिटी एरिया अब घोषित कर दिया। ओके, मतलब ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का जो भी काम है यहां पर वो नहीं किए जा सकेंगे, ताकि
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो उसकी डिसाइड कर दिया उन्होंने कि क्या क्या नहीं किया जा सकता, जैसे 2 मेगावाट से बड़े सोलर प्लांट नहीं लगाए जा सकेंगे, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन नहीं डाली जा सकती। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को यहां पर रिस्ट्रिक्ट किया गया है। आई होप समझ पाए होंगे। कुछ चीजों पे चलती रहेगी, छोटे प्रोजेक्ट चलेंगे, लेकिन बड़ों को यहां पर बैन कर दिया है। समझ में आया? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की हमने बात की है। इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसमें सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए पूरे इंडिया के अलग अलग 8 राज्यों में ट्रांसमिशन लाइन और ऐसी चीजें, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं। इसमें गुजरात और राजस्थान का भी एरिया है। तो ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2015-16 में पहला फेज था इसका, और अभी दूसरा फेज चल रहा है 2021 से 2026 तक। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करते हैं। तो एक पक्षी की प्रजाति ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 2013 में राजस्थान में इसे बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी राजस्थान में पहले चलाया गया था। काफी जगह पर ये भारत में वेटलैंड एरियाज में देखने को मिल जाते हैं। IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में इनको रखा गया, जैसा कि हमारा क्वेश्चन था। और इंडिया में जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972 का, इसके शेड्यूल 1 में ये शामिल है। मतलब किसी भी कीमत पर शेड्यूल 1 जो है ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, उसमें शेड्यूल 1 में जो स्पीशीज है, कुछ भी हो जाए उन स्पीशीज को बचाया जाएगा और उसके लिए सब कुछ रोका जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये खुद गवर्नमेंट के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल है, शेड्यूल 1 में। ओके, किसी भी कीमत पर इनको मारा नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, इनको नहीं मारा जा सकता, ये इसका प्रावधान है। भारत का पहला मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट कहां बनाया गया है? भारत का पहला मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट ये बनाया गया है भारत के पंजाब राज्य में। अब पहली चीज तो ये कि सर ये पहले तो हम ये समझे मेगावाट स्केल छोड़ते हैं, हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट क्या होता है। देखिए नॉर्मली जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं ना, उसमें क्या किया जाता है, नदियों पर डैम बना दिए जाते हैं, टरबाइन लगाकर, डैम लगाकर, स्टॉपर लगाकर कैसे भी पानी को रोका जाता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। लेकिन जब बात आती है हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट की, तो इसमें नदियों पर डैम नहीं बनाए जाते, नदियों को रोका नहीं जाता, और उसके बाद भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। नदियों में इस तरीके से अंदर लगा दिए जाते हैं टरबाइन। तो नदियों का जो फ्लो है ना वो नेचुरल ही रहता है, लेकिन जब नदियां बहती है ना, टरबाइन घूमते रहते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अभी तक ये इंडिया में अलग अलग जगह पर छोटे स्केल पर थे, लेकिन पहली बार मेगावाट स्केल, मतलब जिसमें मेगावाट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट पंजाब में नांगल हाइडल कैनाल के नाम से जो जगह है इसमें बनाया गया है। नांगल जो भाखड़ा नांगल का डैम है ना, वहां पर पंजाब में नांगल हाइडल कैनाल के रूप में या यहां पर इसका निर्माण किया गया है। प्रोजेक्ट का नाम भी नांगल कैनाल प्रोजेक्ट है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड इसको कमीशन कर रहा है, इसका निर्माण कर रहा है और ये बनाया जा रहा है। ठीक है ना, समझ में आ गया प्रोजेक्ट क्या है और हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट क्या होते हैं, ये भी क्लियर हो गया। नांगल कैनाल प्रोजेक्ट कैपेसिटी कितनी होगी, 1 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी, और टोटल जो कैपेसिटी पर टरबाइन रहेगी वो 250 किलोवाट की रहेगी KW में। ठीक है ना, तो नांगल हाइड्रो प्रोजेक्ट या नांगल कैनाल प्रोजेक्ट है पंजाब राज्य में, भाखड़ा नांगल के पास में। पहली सेफ विमेन्स क्लब चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? यहां पर फुटबॉल चैंपियनशिप है, सेफ विमेन्स क्लब चैंपियनशिप। क्लब के बीच में, जो दक्षिण एशियाई देश है ना, उनके क्लब के बीच में ये चैंपियनशिप आयोजित की जाती है फुटबॉल की। क्लब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 2025 में इसका खिताब जीता है ईस्ट बंगाल क्लब की टीम ने, भारत की। तो सेफ विमेन्स क्लब चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन किया गया था काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में। इसमें इंडिया की ईस्ट बंगाल टीम ने नेपाल की APF टीम को हराकर अपने नाम किया है ना। तो विनर हो गई कौन, ईस्ट बंगाल की टीम, और रनर अप हो गई APF की टीम। तो होस्ट किया यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि होस्ट भी नेपाल ने किया, नेपाल ने होस्ट किया और नेपाल ही यहां पर रनर अप रहा। और 5 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करती है, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान। चैंपियन
ईस्ट बंगाल पहला टाइटल है हमारा, और रनर अप रही है नेपाल एपीएफ की टीम। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, साउथ एशिया के लिए फुटबॉल फेडरेशन है, साउथ एशिया में ये फुटबॉल खेलों का आयोजन करवाने के लिए जिम्मेदार संस्था है। 1997 से इसकी स्थापना की जा चुकी थी, बांग्लादेश के ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष काजी सलाहुद्दीन जो कि बांग्लादेश से आते हैं, वो अध्यक्ष हैं साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन SAFF के, और यही आयोजित करवाता है सैफ विमेंस क्लब चैंपियनशिप, हर 2 साल में आयोजित होती है, और साउथ एशिया की जो विमेंस क्लब टीमें हैं वो यहां पर पार्टिसिपेट करती है। आयुष ऐप किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो अपने यहां पर आयुष ऐप को लॉन्च करेगा। अब आयुष ऐप यहां पर आपको समझ में आ गया कि ये चिकित्सा से संबंधित एप्लीकेशन है ना। तो होगा क्या, एप्लीकेशन को यूपी गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है, लॉन्च करने का अनाउंस किया है। उद्देश्य यह है कि लोगों को एक क्लिक पर ही जो भी आयुष हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, जो सर्विसेज है, वो प्रोवाइड की जा सके। आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड उनको सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर मिल जाए। तो अभी फर्स्ट फेज में इसे कुछ जगह पर लॉन्च किया गया है, सफलता के बाद इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। तो एप्लीकेशन में जो जितनी भी आयुष से रिलेटेड, आयुष हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है, वो इस सिंगल प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। जैसे ऑनलाइन मेडिकल रिपोर्ट्स भी यहां पर मिल जाएगी, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड जैसी सुविधा भी इसी एप्लीकेशन पर दी जाएगी। तो इसे नाम ही दिया गया है आयुष एप्लीकेशन, और यह लॉन्च किया जाने वाला है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो एक क्लिक पर आयुष ट्रीटमेंट को बुक कर सकता है कोई भी व्यक्ति यूपी में। आयुष सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर मिलेगी, कितने डॉक्टर, हॉस्पिटल और जितने भी मेडिसिन से, सभी का डेटा यहां पर अवेलेबल रहेगा। कहां पर दवाई मिलेगी, कहां पर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कब मिलेगा, कब तक मिलेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो यूपी में हेल्थ सेक्टर है उसको बूस्ट करने में मदद मिलेगी। तो यह है आयुष एप्लीकेशन, यूपी इसे लॉन्च करने वाला है। लास्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार आयोजित 2025 वर्ल्ड टेनिस लीग चैंपियनशिप किसने जीती है? वर्ल्ड टेनिस लीग चैंपियनशिप, इसका खिताब पहली बार, पहली चीज तो इंडिया में पहली बार ही आयोजन हुआ है, और इसका खिताब जीता है ऑसी मैवरिक्स काइट्स नाम की टीम ने। टेनिस प्रतियोगिता जैसे आईपीएल वगैरह आयोजित किए जाते हैं ना, वैसे ये वर्ल्ड टेनिस लीग है, वर्ल्ड की टीमें यहां पर पार्टिसिपेट कर सकती है। ऑसी मैवरिक्स काइट्स ने इसका खिताब अपने नाम किया है, टेनिस टूर्नामेंट। तो देखिए, आयोजन किया गया था बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है ना। टीम काइट्स ने टीम ईगल्स को हराया है। देखिए, ये जैसे क्लब फुटबॉल हमने देखिए, वैसे क्लब टेनिस है ना, ये टेनिस के जो टीम से ना उनके नाम है। जैसे आईपीएल में होता है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, वैसे टेनिस में अलग अलग टीम है। वैसे यहां पर 4 ही टीमें खेलती, अभी अभी तो शुरू हुआ है, और इंडिया से ही इसकी शुरुआत की गई। पहली चीज तो ये कि जो इसके फाउंडर है ना वो इंडियन है, अभी हम बात करेंगे। तो वर्ल्ड टेनिस लीग है, ठीक है ना। आयोजन पहली बार इंडिया में हुआ, कर्नाटक के बेंगलुरु में। टीम काइट्स यहां पर विनर रही और टीम ईगल्स यहां पर रही रनर अप। पहली चीज, पहली बार था जब वर्ल्ड टेनिस लीग को इंडिया में आयोजित किया गया है। अब देखिए यहां पर 4th एडिशन था इस बार, 4 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। हार्ड सरफेस पर यह खेला जाता है टेनिस का इवेंट। इंडिया बेंगलुरु में इस बार इसकी लोकेशन रही 2025 में। शुरुआत किसने की और कौन खेलता है? मिक्स्ड जेंडर टीम यहां पर टूर्नामेंट खेलती है ना, स्त्री पुरुष मिलकर जो टेनिस प्लेयर होते हैं मिलकर इस टूर्नामेंट को खेलते हैं। हर साल इसका आयोजन किया जाता है। ओके, 4 टीमें रहती है हर बार, ये अलग अलग नाम है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना नाम याद करना, पर विनर कौन रहा ये याद कर लेना, काम हो जाएगा। 4 प्लेयर होते हैं हर टीम में, जिसमें 2 विमेन और 2 मैन होते हैं, है ना। मतलब मिक्स टीम होती है, 2 विमेन और 2 मैन, 4 प्लेयर हर एक टीम में होते हैं। 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी पहली बार, क्योंकि इस बार इसका 4th एडिशन। और आपको पता है फाउंडर कौन है? महेश भूपति और हेमाली शर्मा, ये दोनों ही इंडियन। इसमें महेश भूपति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये हमारे एक्स टेनिस प्लेयर है। ऑर्गेनाइज एक कंपनी इवेंट लिमिटेड है जो कि इसका आयोजन करवाती है, स्पोर्ट्स के लिए काम करती है। तो अभी छोटा इवेंट है ये वर्ल्ड टेनिस लीग का। तो महेश भूपति की यहां पर बात करते हैं। महेश भूपति तमिलनाडु से आते हैं, इंडिया के फेमस डबल्स टेनिस प्लेयर हैं।
ग्रैंड स्लैम टाइटल, जो टेनिस के ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है ना, ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले ये पहले इंडियन थे। इनको पद्मश्री दिया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा 2001 में। कौन है ये? महेश भूपति। ठीक है, तो यहां पर जितने भी फैक्ट थे उनको भी आई होप आपने स्पेशली सुना होगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 24 दिसंबर के सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए, एक एक करंट अफेयर को समझा। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपना 86 फाउंडेशन डे मना रहा है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी 23 दिसंबर 1940 में। केंद्र सरकार के अनुसार अरावली पर्वतमाला में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खनन की अनुमति दी जाएगी? तो अरावली पर्वतमाला में टोटल 0.19% एरिया पर खनन की अनुमति दी जाएगी। विश्व ध्यान दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इनर पीस ग्लोबल हार्मनी इसकी थीम रखी गई है। जहाजों और बंदरगाह सुविधाओं की सुरक्षा को विनियमित करने के लिए भारत सरकार किस निकाय की स्थापना करेगी? तो इंडियन गवर्नमेंट स्थापना कर रही है ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी की। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इस बुक को लिखा गया है मोहर बसु के द्वारा। बात की थी कल हमने। अंडर 19 एशिया कप 2025 किस देश ने जीता है? तो इसे जीता है पाकिस्तान ने। चर्चित हैनॉन द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो यह हिस्सा है चाइना का, दक्षिण चीन सागर में। किस राज्य में ओटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है? ओटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव इसे शुरू किया गया है तमिलनाडु में। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 में भारत की मेंस डबल्स टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इंडियन टीम ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है ना, भारत की मेंस डबल टीम ने। निम्न पृथ्वी कक्षा में लॉन्च होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी वाणिज्यिक संचार उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो यह लॉन्च की जा रही है इसरो के द्वारा। तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के रिवाइज हो गए हमारे। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। देखिए, भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी जिसने प्रत्यक्ष ऋण सुविधा शुरू की है? तो यह बनी है फ्लिपकार्ट। G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा यूएसए के मियामी में। पहले खेलो इंडिया वाटर गेम्स 2025 की मेडल टैली में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो यह है मध्य प्रदेश राज्य। ओके, तीनों क्वेश्चन के यहां पर आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? नीति आयोग 2015 में बना था योजना आयोग के स्थान पर, तो इसके पहले सीईओ कौन थे? प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कौन से संस्करण का आयोजन 2025 में किया गया? प्रवासी भारतीय सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन 2025 में किया गया? ओके, कहां किया गया यह भी कमेंट कीजिएगा। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तीनों क्वेश्चन को नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट में आंसर कीजिएगा तीनों क्वेश्चन के। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट करो, ईयर एंड सेल चल रही है आप सभी के लिए, तो एक बार चेकआउट कीजिए। काफी सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपको वहां पर मिल जाएंगे काफी अफोर्डेबल प्राइस में। तो फिर हम कल मुलाकात करेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।